हाय विद्यार्थी मित्रों, कक्षा प्लस में आपका फिर से स्वागत है। मैं अश्विन कुमार धादीज आपका कक्षा प्लस में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने हिंदी शिक्षण विधियों का परिचय पढ़ा था और आज हम हिंदी शिक्षण विधियों का एक टॉपिक आज हम करेंगे, गद्य शिक्षण विधियां। आज के टॉपिक में हमारे लिए ये है कि कल तो हमने शिक्षण विधियों का परिचय पढ़ा, हिंदी भाषा के विषय में जाना कि हिंदी भाषा है क्या, भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले ये भी हमने जाना है कल कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के अलावा भाषा की क्या विशेषता होती है, ये कल हमने जाना है। और जो शिक्षण थ्योरियां और जीते शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो हमने कल पढ़ा था हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों के परिचय के अंदर। उस परिचय में हमने हिंदी भाषा के सिद्धांत पढ़े हैं। जो सिद्धांत है, जो थ्योरियां है, जो किस किस के द्वारा बताई गई थी, जो थ्योरियां बहुत सारी बताई गई, 10 थ्योरियां थी, वो 10 थ्योरियां हमने कल पढ़ी थी। कल हमने हिंदी भाषा के शिक्षण का विधियों का परिचय पढ़ा है। सिर्फ परिचय के अंदर, जैसा कि मैंने आपको वापस बताना चाहता हूं, परिचय के अंदर सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि वर्ण है, भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और अर्थ विज्ञान, जो अर्थ किसे कहते हैं, ये हमने कल पढ़ा है। और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं, हिंदी भाषा के शिक्षण के सिद्धांत। आज हम हिंदी भाषा के शिक्षण की विधियों के अंतर्गत हम शिक्षण सूत्र पढ़ना चाहते हैं। आज हम किसी भी शिक्षण विधियों को सीखें, उस शिक्षण विधियों के पहले में शिक्षण सूत्र आना बहुत जरूरी है। शिक्षण सूत्र हमें याद है तो शिक्षण विधियों को सरलता से हम कर सकते हैं। शिक्षण के कोई सूत्र होते हैं, शिक्षण के कोई सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांत और उन सूत्रों के माध्यम से, जो शिक्षण सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के माध्यम से हम किसी भी शिक्षण विधियों को सरलता से कर सकते हैं। चाहे वो गद्य शिक्षण विधियां हो, पद्य शिक्षण विधियां हो, व्याकरण शिक्षण विधियां हो, नाटक शिक्षण विधियां हो, या अभिनय शिक्षण विधियां हो, चाहे कोई सी भी विधि हो, तो उसके लिए सबसे सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र जो भी हैं, उन सूत्रों के विषय में आज हम जानेंगे। उसके साथ साथ हम गद्य शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे कि गद्य शिक्षण विधियों में क्या क्या विधियां आती है, गद्य शिक्षण विधियों में क्या व्याख्यान विधि है, प्रवचन विधि है, और आदि जितनी भी विधियां हैं वो हम आज पढ़ेंगे गद्य शिक्षण विधियों के बारे में। और उसके पहले हम ये भी पढ़ेंगे कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, शिक्षण के जो सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं और शिक्षण सूत्र होते क्या है, क्योंकि इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से शिक्षण विधियों को हम सरलता से कर सकते हैं। चाहे वो कोई सी भी विधियां हो, चाहे गद्य हो शिक्षण विधियां हो, पद्य शिक्षण विधियां हो, नाटक शिक्षण विधियां हो, या व्याकरण अनुवाद शिक्षण विधियां हो, जितनी भी विधियां हैं हिंदी भाषा के अंदर, हमारे पास जितनी भी विधियां हैं, उन विधियों को शिक्षण सूत्र के माध्यम से ही जान सकते हैं। क्योंकि शिक्षण सूत्र एक ऐसे सूत्र है जो सरलता से कठिन की ओर चलता है, जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है, जो और भी कई शिक्षण सूत्र हैं जिसके माध्यम से हम जो है गद्य शिक्षण विधियों को जान सकते हैं, पद्य, व्याकरण, अनुवाद, या फिर इसके बाद नाटक विधियों को हम जान सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं आपके शिक्षण सूत्र के अंदर भी, और लेकिन सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण विधियां शिक्षण सूत्रों के माध्यम से। आगे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले शिक्षण विधियों की क्या परिभाषा होती है। तो हम सबसे पहले किसी भी शिक्षण विधियां हम पढ़ रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियों से संबंधित, तो इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जो परिभाषाएं होती है शिक्षण विधियों की क्या है, किस लेखक ने कौन कौन सी शिक्षण विधियां बताई है, और किस लेखक ने शिक्षण विधि की क्या परिभाषा बताई है। तो किस लेखक ने बताया है, सबसे पहले यह है कि शिक्षण विधि कहते किसे हैं, कि शिक्षण कराने के तरीके को या ढंग को शिक्षण कहते हैं, यानी उसको टीचिंग कहते हैं या फिर अध्यापन कहते हैं। जो हम अध्यापन करा रहे हैं वो शिक्षण कराने का तरीका है, एक टेक्नोलॉजी है जो शिक्षण को हम करा रहे हैं। हम अध्यापन करा रहे हैं तो किस तरीके से करा रहे हैं, किस ढंग से करा रहे हैं, तो उसको शिक्षण कहते हैं। हम अध्यापन को चाहे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से करा रहे हैं तो वो शिक्षण कराने का तरीका है, हम अध्यापन को चाहे पाठ्य पुस्तक से करा रहे हैं तो वो शिक्षण कराने का तरीका है, अध्यापन कराने का तरीका है। हो सकता है हम अध्यापन के अंदर हम पैनल बोर्ड को यूज ले रहे हैं तो अध्यापन कराने का तरीका है। तो जो भी अध्यापन कराने का तरीका है या ढंग है उसको हम शिक्षण कहेंगे, अध्यापन कहेंगे। शिक्षण और अध्यापन में ज्यादा अंतर नहीं है, जो शिक्षण को ही अध्यापन कहते हैं, अध्यापन को ही शिक्षण कहते हैं। अब आते हैं शिक्षण विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, विधि का शाब्दिक अर्थ। अब हम विधि का शाब्दिक अर्थ क्या कहते हैं कि शाब्दिक अर्थ होता है रीति, वेदर्भी रीति। जैसे मैंने आपको 4 प्रकार की रीतियां बताई थी, वेदर्भी, गौड़ी, पांचाली इत्यादि जो रीतियां हैं वो रीति होती है। ढंग सेकंड,
प्रणाली, जिसकी तैयारी जो होती है, प्रणाली, मार्ग, पद्धति आदि देता है। जो विधि का शाब्दिक अर्थ है, जो विधि होती है, उस विधि यानी शिक्षण विधियां हैं, इस विधि का शाब्दिक अर्थ रीति हो सकता है, वेदर्भी, गौड़ी, पांचाली इत्यादि जो रीतियां हैं। ढंग यानी तरीका हो सकता है। प्रणाली, प्रणाली यानी योजना हो सकती है, तैयारियां हो सकती है। और मार्ग, जो उसका मार्ग है वो कैसा मार्ग हो सकता है, इसका शाब्दिक अर्थ। और पद्धति, इसका शाब्दिक अर्थ पद्धति भी हो सकता है। तो विधि के ये शाब्दिक अर्थ है। अब आते हैं विधि को अंग्रेजी में भाषा के मेथड शब्द का पर्याय है। जो मेथड और का पर्याय क्या है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी में इसको मेथड शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मेथड है। अब मेथड शब्द लैटिन भाषा के का शब्द है और जिसका अर्थ होता है रास्ता या माध्यम बताना या मार्ग बताना। यहां पर मार्ग भी हो सकता है या रास्ता भी हो सकता है। रास्ता और मार्ग एक ही होता है, तो इसलिए रास्ता और माध्यम होता है। तो मेथड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा, ध्यान रखना, ये लैटिन जो भाषा होती है वो लैटिन अमेरिका की है। इसमें ज्यादा वो नहीं है, ये लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं इसको। लैटिन भाषा जो है लैटिन अमेरिका का नाम है, लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका के शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रास्ता या माध्यम होना। रास्ता या माध्यम कहलाता है, जिसको रास्ता मार्ग कहते हैं। ये हमारा जो है विधि का शाब्दिक अर्थ होता है, जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं मेथड। और मेथड को लैटिन भाषा से लिया गया ये शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं का पुंज है। अतः शिक्षण कार्य को अच्छी तरीके से करवाना, बालकों के मस्तिष्क में ज्ञान को स्थानांतरित करना, मार्ग मस्तिष्क में मार्ग ज्ञान को स्थानांतरित करना यानी मस्तिष्क में वो ज्ञान पहुंचाना, और पूर्ण प्रक्रिया ही शिक्षण विधि कहलाती है। इसमें मेन चीज दो है, दो व्यक्ति हैं इसके अंदर। एक होता अध्यापक जो स्वयं है हम, और एक होता छात्र। इन दोनों के बीच में स्थानांतरण किया जा रहा है विधि का, शिक्षण का स्थानांतरण करना। इसमें यही है, शिक्षण का स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। स्थानांतरण करना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, स्थानांतरण करना। यानी ये जो पूरा पुंज बताया गया है, ये पूरा जो गद्यांश है, उस गद्यांश में यही चीज आ रही है कि अध्यापक और छात्र के बीच में मध्य अटूट संबंध है। उस अटूट संबंध के अंदर जो अध्यापक जो है छात्र के मस्तिष्क के अंदर ज्ञान पहुंचा रहा है, यानी अपना ज्ञान जो है छात्र को दे रहा है, तो वो स्थानांतरण हो गया, एक दूसरे की तरफ मुड़ गया, एक दूसरे की तरफ ज्ञान पहुंच रहा है, यानी स्थानांतरण हो रहा है। और बाइंगनिंग ने भी ये कहा है कि शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। गतिशील यानी प्रगतिशील। जो शिक्षण विधि है, हिंदी भाषा की शिक्षण विधि है, वो शैक्षिक प्रक्रिया की गतिशील विधि है। इसको गतिशील कार्य कहते हैं, यानी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, ये कार्य है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा शिक्षण विधि के बारे में? देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कह रहा है कि एक श्रेष्ठ पाठ्यक्रम भी तब तक मृत है जब तक एक कुशल शिक्षक एवं उचित विद्यार्थियों का अभाव है। यानी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा आयोग ये कह रहा है कि यानी शिक्षक होना चाहिए उचित शिक्षक होना चाहिए, जो अपना अध्यापन अच्छे ढंग से करा सके, अच्छे तरीके से करा सके। तो जो तैयारी है वो शिक्षक की बहुत अटूट होनी चाहिए। उस तैयारी के माध्यम से छात्र को जो ज्ञान मिल रहा है वो अटूट ज्ञान होना चाहिए, जो स्थानांतरण मिल रहा है वो अटूट ज्ञान मिलना चाहिए। और जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये कहा है, तो जॉन डेवी ने भी ये कहा है कि विधि वह तरीका है या वह ढंग है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। हम पठन सामग्री को संकलित करते हैं, सबसे पहले पठन सामग्री हम लेते हैं, फिर उसके बाद में उस निष्कर्षों को तक पहुंचते हैं। तो जॉन डेवी का भी यही कहना है और माध्यमिक शिक्षा आयोग भी यही कह रहा है कि हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, शिक्षक की तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो छात्र का मस्तिष्क के अंदर वह ज्ञान पहुंचा दे, उसका स्थानांतरण कर दे, उस ज्ञान को छात्र के मस्तिष्क के अंदर डाल दे। तो इस तरीके का शिक्षण की तैयारी होनी चाहिए जो अध्यापक के द्वारा की जाती है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी ये कह रहा है और जॉन डेवी के माध्यम से भी ये कह रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा के शिक्षण की विशेषताएं क्या है। शिक्षण जो विधि है उसकी विशेषता क्या होती है, उसके अंदर विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है कि अच्छे शिक्षण विधियों में वस्तुनिष्ठता एवं वैज्ञानिकता है। पहली तो यह विशेषता है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी हमारे जो प्रश्न आते हैं वो वस्तुनिष्ठ आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं,
और वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए। दूसरा यह है कि हमारे शिक्षण वीडियो की विशेषता यह है कि दूसरा पहला तो यह वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने चाहिए। दूसरी है कि क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के साथ साथ वैज्ञानिकता भी हो, उसमें साइंटिफिक भी हो उसके अंदर। अब आता है दूसरी विशेषता यह है कि विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करती है। ये जो हिंदी भाषा है, जो शिक्षण विद्या है, वो छात्र को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। इसकी विशेषता है कि हिंदी भाषा छात्र को अध्यापन अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है, यानी स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है, वो अपना स्वाध्याय कर सके, खुद स्वयं पढ़ सके। तीसरी विशेषता यह है कि सामाजिकता के गुणों का विकास करती है, ये सामाजिकता के गुणों का विकास करती है, तीसरी विशेषता यह है। चौथी विशेषता है कि हिंदी भाषा तर्क और चिंतन शक्ति को बढ़ाती है, विकास करती है। और पांचवी विशेषता यह है कि हिंदी भाषा के शिक्षण की विधियों की विशेषता है कि सद्नागरिकता के गुणों का विकास करती है। तो ये जितनी भी पांच विशेषता है, ये हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों की विशेषता है। इस विधियों के माध्यम से वस्तुनिष्ठता होगी तो ज्ञान जल्दी पहुंचेगा छात्र के पास में, स्वाध्याय हेतु छात्र प्रेरित होगा इसके लिए। दूसरी विशेषता यह है। तीसरी विशेषता, उसके अंदर सामाजिक गुण आएंगे, हिंदी भाषा सीखने से वह सामाजिकता में बदलाव आएगा, सामाजिक क्षेत्र में भाग लेगा, क्योंकि उसका जो हमने कल पढ़ा था मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो ये जो है सामाजिकता के गुणों का विकास करना, ये मातृभाषा के द्वारा वो प्राप्त किया जाता है। वो मातृभाषा में जो अपने मातृभाषा उसे कहते हैं, जिसके अंदर जो है छात्र अपने परिवार के अंदर सीखता है, तो वो मातृभाषा कहलाती है। वही राष्ट्रभाषा जो सामाजिकता के गुणों में समाज के अंदर वो अपना नाम अपना नाम करता है, वो छात्र जो है अपने समाज के अंदर अपना ढंग के द्वारा, हिंदी भाषा के द्वारा अपना व्यवहार बनाता है, तो व्यवहारिकता हो गई। तो वो जो है छात्र है वो अपना हिंदी भाषा के द्वारा, अपने मातृभाषा के द्वारा समाज के अंदर अपना नाम कर रहा है, और सामाजिकता के द्वारा उसके समाज के अंदर एक नाम हो रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमने कल पढ़ी थी, वह भाषा जिसके अंदर अत्यधिक देशों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो ये सामाजिकता के गुणों का विकास करना, हिंदी भाषा जो है मातृभाषा भी हो सकती है, इसके अंदर मातृभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तीनों भाषा इसके अंदर आ जाती है। तीन भाषाएं जो हमने पढ़ी थी, सामाजिकता के गुणों का विकास करती है। और शिक्षण विधियों की चौथी विशेषता है तर्क और चिंतन शक्ति का विकास करती है। शिक्षण विधियों की जो विशेषता है उसमें तर्क और चिंतन शक्ति, उसका लॉजिक कैसा है, तर्क कैसे करने की क्षमता है, लॉजिक का क्षमता होती है, और चिंतन शक्ति उसका विकास करती है। वो उसके छात्र के अंदर जो है चिंतन शक्ति बढ़ रही है, मानसिक प्रक्रिया बढ़ रही है। और पांचवा है सद नागरिकता के गुणों का विकास करती है, यानी वो अच्छा नागरिक बने। ये हमारी हिंदी शिक्षण विधियां बताती है कि विद्यार्थी जो है अच्छा नागरिक बने, छात्र एक अच्छे नागरिक के रूप में सबके सामने आए, छात्र एक समाज के अंदर एक नाम हो सके। इस तरीके की जो शिक्षण विधियों की अपना रही है विशेषता है कि छात्र का जो है अच्छा खासा समाज में अच्छा खासा योगदान रहे। आगे हम बढ़ते हैं कि शिक्षण सूत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षण विधियों को जानने के पहले हमें शिक्षण सूत्रों को जानना जरूरी है। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से हम किसी भी शिक्षण विधियों को सरलता से कर सकते हैं, चाहे वो गद्य शिक्षण विधियां हो, चाहे वो पद्य शिक्षण विधियां हो, चाहे व्याकरण शिक्षण विधियां हो, चाहे नाटक शिक्षण विधियां हो। जितने भी विधियां हैं वो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षण सूत्रों में एक उदाहरण है, शिक्षण सूत्रों में एक ज्ञान है, शिक्षण सूत्रों में एक नियम है, शिक्षण सूत्रों में उदाहरणता ज्यादा है। तो जितने भी चीजें हैं वो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से है। हम शिक्षण विधियों को सरलता से तब जान सकते हैं जब हमें शिक्षण सूत्र आएंगे, हिंदी भाषा के शिक्षण सूत्र आएंगे। हिंदी भाषा के अंदर जितने भी शिक्षण सूत्र दिए गए हैं, अध्यापन सूत्र दिए गए हैं, अध्यापक के द्वारा बताए हुए सूत्र हैं, तो उन सूत्रों के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो शिक्षण विधियों को हम सरलता से कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं शिक्षण सूत्रों के अंदर। तो शिक्षण सूत्रों में सबसे पहले जो है इसके जनक कौन थे, ये ध्यान रखना, स्पेंसर थे, हर्बर्ट स्पेंसर। तो स्पेंसर जो है शिक्षण सूत्रों के जनक थे। स्पेंसर ने सारी चीजें बताई है। शिक्षण विधियों के पहले शिक्षण सूत्रों को जानना बहुत जरूरी होता है। हम शिक्षण विधियां पढ़े लेकिन उसके पहले शिक्षण सूत्रों को जाने। इन शिक्षण सूत्रों को जानने के बाद हम शिक्षण विधियां पढ़े, क्योंकि इन शिक्षण सूत्रों को जानने के बाद शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तो हमें जल्दी से उसका स्थानांतरण, उसका ज्ञान प्राप्त होगा, जैसा कि हम ज्ञान प्राप्त उसका कर सकते हैं। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बताया, पहला शिक्षण सूत्र बताया ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमें पहले जान लेवे फिर अज्ञात की ओर हम चले। दूसरा है शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे पहले हम विशिष्ट चीजों को जाने, जैसे विशिष्ट सूत्रों को जान सकते हैं। जैसे हम राजनीतिक में आते हैं तो सबसे पहले सीएम के विषय में जाने, फिर उसके बाद में हम सामान्य बोलते हैं एमएलए के विषय में जाने, फिर उसके बाद में विश्लेषण से सामान्य की ओर। सबसे पहले हम शिक्षक के माने
कि हम किसी टॉपिक का विश्लेषण करें। पहला तो यह है विश्लेषण करें, फिर उसको टॉपिक को संक्षिप्त में बताएं। दूसरा यह है उस टॉपिक को संक्षिप्त में बताना संश्लेषण कहलाता है। तो ये शिक्षण सूत्र है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए। फिर उसके बाद में हम आता है चौथा शिक्षण सूत्र, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हम पहले स्थूल ज्ञान को लेवें, फिर उसके बाद में सूक्ष्म ज्ञान की ओर बढ़े। सरल से कठिन की ओर, हम सबसे पहले सरल ज्ञान लेवें, फिर उसके बाद में कठिन ज्ञान लेवें। अब आते हैं, अब ये जो 5 शिक्षण सूत्र हैं, इन शिक्षण सूत्रों में विस्तार से पढ़ते हैं, विस्तार से ज्ञान लेते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं कि ये शिक्षण सूत्र में ऐसा क्या चीज है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया। इन शिक्षण सूत्रों में ऐसा क्या है कि विधियों को जानने का तरीका है। इन शिक्षण सूत्रों में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो शिक्षण विधियों को हम जान सकते हैं, शिक्षण विधियों को समझ सकते हैं, अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह शिक्षण सूत्र क्या है? यह शिक्षण सूत्र यह कह रहा है कि इस शिक्षण सूत्र से छात्र को पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान कराया जाता है। और अर्थात ज्ञात का अर्थ होता है छात्र का पूर्व ज्ञान और अज्ञात का अर्थ होता है छात्र का नवीन ज्ञान। अब ध्यान रखना, ज्ञात यानी वो जाना हुआ है। ज्ञात का अर्थ मतलब वो छात्र जाना हुआ है क्योंकि उसको जानकारी है। ज्ञात मतलब उसको जानकारी होना, अज्ञात मतलब उसको जानकारी नहीं होना। तो सबसे पहले उसको ज्ञात ज्ञान कराना है। ज्ञात जो उसको जानकारी है उससे क्वेश्चन पूछने हैं, उससे प्रश्न पूछने हैं। फिर उसको नवीन ज्ञान कराना है यानी अज्ञात ज्ञान कराना है, तो उसको कठिन प्रश्न पूछने हैं। तो ये जो ज्ञात है उसको ज्ञात जो जानकारी है उसको वैसे क्वेश्चन पूछने हैं जो ज्ञात है उसको जानकारी है। फिर उसके बाद अज्ञात की ओर बढ़ना है। अब आते हैं दूसरा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। हम यह शिक्षण सूत्र आगमन विधि पर आधारित है। आगमन विधि उसे कहते हैं जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसका मतलब यह है कि उदाहरण से नियम की ओर चलना, से नियम की ओर चलना। तो ये जो शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये जो है आगमन विधि पर आधारित है। आगमन विधि उसे कहते हैं पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके बाद में नियम बताए जाते हैं। तो आगमन विधि उसे कहते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, आगमन विधि उसे कहते हैं पहले उदाहरण बताना है, फिर उसके बाद में नियम बताने हैं। और यहां विशिष्ट का अर्थ उदाहरण से है, इस विशिष्ट को हम बोलते हैं उदाहरण। और फिर उसके बाद में आता है सामान्य, सामान्य को बोलते हैं नियम। तो साफ लिखा हुआ विशिष्ट सामान्य की ओर मतलब उदाहरण से नियम की ओर। यह विधि जो है वह आगमन विधि पर आधारित है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षण सूत्र कौन सा है? इन शिक्षण सूत्रों के द्वारा ही हम शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे, इन शिक्षण सूत्रों के द्वारा ही हम शिक्षण विधि को जानेंगे और समझेंगे। तो ये शिक्षण सूत्रों को हमें जानना बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं 6 नंबर, प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष जो विधि है यह शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक विधि है जो गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हुए थे उन गेस्टाल्टवाद पर आधारित जो विधि है प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो सूत्र है, जो सूत्र आधारित है, गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक ने जो बताया था वो बताया था। इनका जो ध्येय है, ये जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने जो तरीके अपनाए हैं वो तरीका स्पेंसर ने प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर का तरीका है। इनका जो तरीका का गेस्टाल्टवाद का तरीका प्रत्यक्ष प्रमाण का तरीका था। इन्होंने जो उदाहरण बताए वो प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर थे, इन्होंने जो जानकारी दी वो प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर था। गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक है। इन मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट जो थे, इन साइको साइंटिस्ट जो थे, ये गेस्टाल्टवाद, तो इन्होंने जो है प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर एक उदाहरण बताए जिसका ध्येय वाक्य पूर्ण से अंश की ओर चलता है। अब आते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण यानी विस्तृत ज्ञान और संश्लेषण यानी उसका संक्षिप्त ज्ञान। दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है, विश्लेषण ही होता है विशिष्ट ज्ञान या विस्तृत ज्ञान, हम लिख देते हैं यहां पर विस्तृत ज्ञान विश्लेषण, और संश्लेषण होता है सामान्य ज्ञान। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है सामान्य ज्ञान, इसको बोलते हैं हम संक्षिप्त ज्ञान। यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए संक्षिप्त ज्ञान, संक्षिप्त ज्ञान। तो ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये बहुत ही शिक्षण सूत्र का बहुत ही बेजोड़ सूत्र है, एक नींव है
क्योंकि विश्लेषण कौन सी भाषा है जो विश्लेषण की ओर देती है, कौन सी विधियां हैं जो विश्लेषण की ओर प्रभावित करती है, विश्लेषण को प्रभावित करती है। तो इसी तरीके से संश्लेषण विधि, अब संश्लेषण विधियां कौन कौन सी है जो संश्लेषण में संक्षिप्त खातों को बताती है। तो ये जो विश्लेषण की ओर और संश्लेषण की ओर जो सूत्र है, ये सूत्र जो है विधियों में बहुत काम आएंगे। ये जितने भी सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी विधियां हैं हमारी, चाहे गद्य शिक्षण विधियां हो, पद्य शिक्षण की विधियां हो, व्याकरण शिक्षण की विधियां हो, या फिर नाटक शिक्षण विधियां हो, जितनी भी विधियां हैं ये शिक्षण सूत्र उनमें बहुत काम आएंगे। इन शिक्षण सूत्रों के द्वारा हम किसी भी विधि को समझ सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं, विश्लेषण यानी विस्तृत ज्ञान होना, संश्लेषण यानी संक्षिप्त ज्ञान होना। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि इस शिक्षण सूत्र से छात्र में किसी भी विषय का टुकड़ों में अध्ययन कराकर, अध्ययन मतलब टुकड़ों में अध्ययन कराया जाता है, फिर उसके बाद में संश्लेषण किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पहले उसको विस्तृत ज्ञान दिया जाता है छात्र को, अध्यापक के द्वारा छात्र को पहले विस्तृत ज्ञान देंगे, फिर उसके बाद में वह ज्ञान को, फिर उसके बाद में संक्षिप्त ज्ञान देंगे यानी संश्लेषण ज्ञान बताएंगे, ताकि छात्र उसको गहनता से पहले अध्ययन कर ले, फिर उसके बाद में संक्षेप में सारांश बता देंगे। संक्षेप का अर्थ होता है, संश्लेषण का मतलब सारांश भी होता है, मतलब संक्षिप्त ज्ञान या सारांश उसको बता दिया जाता है, कंक्लूजन, फिर उसके बाद में वो खुद समझ लेता है। तो सबसे पहले विस्तृत ज्ञान बताएंगे, उसको विस्तार से बताएंगे, उस टॉपिक के बारे में, उस पाठ के बारे में उसको पहले विस्तार से समझाएंगे, और फिर उसके बाद में पाठ को फिर विस्तार से समझाने के बाद में उसको संक्षिप्त ज्ञान देंगे, मतलब उसका सारांश बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण सूत्र में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह हमारा विश्लेषण संश्लेषण सूत्र था। अब आते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस शिक्षण सूत्र द्वारा छात्रों को पहले मूर्त ज्ञान कराया जाता है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। मूर्त ज्ञान को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, यहां पर अपन ने लिखा है कराया जाता है, और बाद में कल्पना पर आधारित यानी अप्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाता है, जो वह नहीं जानता, अमूर्त ज्ञान कराया जाता है। कल्पना पर आधारित मतलब अमूर्त ज्ञान, अमूर्त ज्ञान कराया जाता है, जो कल्पना पर आधारित होता है, जो वह कल्पना करता है। तो स्थूल ज्ञान पहले उसको देना है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, चाहे वो कोई सा भी ज्ञान हो, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जो शिक्षण सूत्र है हमारे, प्रत्यक्ष ज्ञान देना है सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम उसको देंगे प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद में अमूर्त ज्ञान देंगे, जो उसकी कल्पना पर आधारित होगा। तो ये जो शिक्षण सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह शिक्षण सूत्र यह कह रहा है पहले छात्र को हम अध्यापक के द्वारा पहले छात्र को हम मूर्त ज्ञान देंगे, छात्र को मूर्त ज्ञान देने के बाद में हम उसको प्रत्यक्ष ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान देंगे, यानी अमूर्त ज्ञान उसको देंगे, ताकि वो छात्र जो है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से, अमूर्त यानी उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी। वो छात्र जो है प्रत्यक्ष ज्ञान पहले लेगा, फिर उसके बाद में उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी, तो उसको अमूर्त ज्ञान की ओर चलाएंगे। तो ये हमारा जो शिक्षण सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। तो सूक्ष्म स्थूल पहले ज्ञान देंगे, मूर्त ज्ञान, फिर उसके बाद अमूर्त ज्ञान देंगे। अब आते हैं शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर सबसे पहले हम छात्र को सबसे सरल ज्ञान देंगे। तो इस शिक्षण सूत्र द्वारा पहले विद्यार्थी को विषय वस्तु का सरल ज्ञान देंगे, बाद में कठिन ज्ञान देंगे, जैसा कि शिक्षण सूत्र के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे पहले हम छात्र को सरल ज्ञान बताएंगे अध्यापक के द्वारा। सबसे पहले ये जितने भी शिक्षण सूत्र है अध्यापक के द्वारा कक्षा में किए गए कार्य हैं, अध्यापक के द्वारा क्लास में किए गए कार्य हैं। तो ये जितने भी शिक्षण सूत्र मैंने आपको बताया है ये अध्यापक कक्षा में करता है। इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से अध्यापक छात्र को बहुत अच्छा ज्ञान देता है, अमूर्त ज्ञान भी देता है। जो कल्पना शक्ति, उनकी प्रत्यक्ष शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, उनके मानसिक शक्ति का विकास होता है, उनके चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये जितने भी छात्र के सामूहिक विकास भी होता है, उनके द्वारा चिंतन शक्ति का विकास होता है, उनका मनोवैज्ञानिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो ये जितने भी शिक्षण सूत्र है ये छात्र के विकास के लिए बड़े योगदानिक सूत्र है। तो छात्र का विकास इन शिक्षण सूत्रों के द्वारा होता है। तो छात्र इन शिक्षण सूत्रों के द्वारा जानता है, तो मनोवैज्ञानिक विकास होता है। तो छात्र इन शिक्षण सूत्रों के द्वारा सब कुछ जानता है। तो छात्र को हम जो है इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से उसको हम चीज बताते हैं। तो छात्र का शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास, जो मैंने आपको कल बताया था कि सामाजिक, सांस्कृतिक, जितनी भी नैतिक विकास था जो भी है हमारे शिक्षण सूत्रों के द्वारा छात्र के अंदर समाहित होती है। और छात्र जो है उसको बहुमाध्यम हो जाता है, छात्र मल्टीमीडिया हो जाता है, तो वो समझ लेता है कि ये शिक्षण सूत्र यहाँ पर काम आ रहे हैं, इन शिक्षण विधियों में काम आ रहे हैं। तो हमारा ये परम ध्येय है कि अध्यापक का यही ध्येय होता है कि छात्र उनके लिए आगे बढ़े,
छात्र उनसे भी आगे बढ़े। तो अध्यापक का परम ध्येय उद्देश्य भी यही है, एम भी यही है कि छात्र जो है उनसे भी ज्यादा आगे बढ़े और बड़ी पोस्ट पर जावे। तो ये जितने भी शिक्षण सूत्र बताए गए हैं, ये अध्यापन को सर्वश्रेष्ठ करने का तरीका है, शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ करने का तरीका है और शिक्षण को जानने का तरीका है। तो शिक्षण को हम जानेंगे, समझेंगे, तो ये शिक्षण सूत्रों के द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये जितने भी शिक्षण सूत्र हैं, इस अध्यापन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का तरीका है, अध्यापन को महत्वपूर्ण बनाने का तरीका है। और इन शिक्षण सूत्रों के द्वारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम इसमें गद्य शिक्षण विधियां भी समझ सकते हैं, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं हम इन शिक्षण सूत्रों के द्वारा समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं जैसा कि अब शिक्षण की विशेषता हम पढ़ रहे हैं, भाषा शिक्षण की अब क्या विशेषता होती है और विशेषता का क्या क्या विशेषता है हिंदी भाषा शिक्षण की विशेषता है। तो जिसके अंदर भाषा अर्जित संपत्ति है, पहला पॉइंट यह है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। फिर उसके बाद में भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा छात्र जो है वो कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। अध्यापक का जो अनुकरण करता है छात्र, तो वो वैसा का वैसा सीखता है। तो अनुकरण का द्वारा सीखना। भाषा को सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, जैसा कि मैंने आपको ये शिक्षण सूत्र भी बताया था, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना, ये एक शिक्षण सूत्र है जो विशेषता भी है। भाषा कठिनता से सरल की ओर चलती है, भाषा कठिनता से सरल की ओर चलना, ये जो चीजें हैं। फिर उसके बाद में भाषण साधन और साध्य दोनों चीजें हैं, भाषा साध्य भी है और साधन भी है। भाषा ऐतिहासिक सीमा होती है, भाषा एक परंपरागत या परंपरा जो है ट्रेडिशनल है, भाषा पुरानी प्राचीन है, ट्रेडिशनल को बोलते हैं प्राचीन, परंपरागत बोलते हैं प्राचीन को। ये भाषा प्राचीन होती है जो परंपरागत होती है। भाषा एक मानक रूप है, भाषा एक प्रतीकों की व्यवस्था है, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ये भाषा में दिए गए हैं, जैसे हमारा राज्य चिन्ह भी है, राज्य चिन्ह इत्यादि जितने भी चिन्ह हैं हमारे भारत देश के अंदर, वो चिन्हों के द्वारा जो है प्रतीक चिन्ह होते हैं। भाषा अपने आप में पूर्ण होती है, भाषा अपने आप में पूर्ण होती है। ये जितने भी है हमारी हिंदी भाषा की जितने भी है, ये सारी विशेषताएं हैं जो 10 के 10 विशेषता होती है। इन विशेषता के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भाषा कैसी है, हमारी हिंदी भाषा कैसी है, हमारे स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, हमारी ऐतिहासिक है, प्राचीन है, जो प्रतीक चिन्ह है, ये इत्यादि जो है इनकी विशेषता होती है। अब हम आते हैं कि हमारे भाषा के स्तर कैसे है। हिंदी भाषा हम सीखते हैं तो हर विद्यार्थी का, जो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी होते हैं, वो किस स्तर में आते हैं, हिंदी भाषा उनके किस स्तर में है। तो हम इसको मतलब कि इसको प्रकारों में बदल देते हैं, इसको प्रकार बना देते हैं कि जो पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, फिर उसके बाद में माध्यमिक स्तर, फिर उच्च माध्यमिक स्तर। तो इस तरीके से 4-5 प्रकार हो जाते हैं। जो क्लास जो है 0 से लेकर के, मतलब पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की जो है ये सब स्तर है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिवाइड किया है। ये जितने भी स्तर है, जो स्तरों के उद्देश्य है, ये जितने भी है, तो आरबीएससी ने जो है ये बताया गया है, आरबीएससी ने ये जितने भी स्तर बताए गए हैं। पहला स्तर आरबीएससी ने बताया कि पूर्व प्राथमिक स्तर होता है जो कक्षा 0 से लेकर के 5वीं क्लास तक होता है। आप माने, ये नहीं माने कि 0 नहीं होता है, 0 होता है किंडरगार्टन, जो पहली क्लास से भी नीचे होती है, जो पहली क्लास से भी नीचे होती है वो 0 क्लास होती है, जिसको बोलते हैं किंडरगार्टन। जो प्ले स्कूल होती है, जो प्ले स्कूल होती है वो किंडरगार्टन में आती है। तो ये जो है 0 से लेकर 5वीं क्लास तक होती है पूर्व प्राथमिक स्तर, उसको बोलते हैं। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, जिसको प्राथमिक स्तर भी बोल सकते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर भी बोल सकते हैं, इसको प्राथमिक स्तर बोलेंगे। तो पहला आता है प्राथमिक स्तर, फिर उसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर आएगा। तो प्राथमिक स्तर पहले से 5वीं तक क्लास तक जो है प्राथमिक स्तर होता है। ये जितने भी डिवाइड किए गए हैं विभिन्न स्तर होते हैं। जो विद्यार्थी के स्तर है वो जो पूर्व प्राथमिक स्तर है, जिसके अंदर 0 से 5वीं क्लास है, जिसको 0 को बोलते हैं किंडरगार्टन, जिसको प्ले स्कूल बोलते हैं। दूसरा है प्राथमिक स्तर, जिसको बोलते हैं प्राथमिक पहली से 5वीं क्लास। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर। अब उच्च प्राथमिक भी बोल सकते हैं, इसको निम्न माध्यमिक भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, इसको उच्च प्राथमिक स्तर भी अपन बोल सकते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर। इस चीज को हम निम्न माध्यमिक स्तर भी बोल सकते हैं, तो उच्च प्राथमिक स्तर भी बोल सकते हैं। ये 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक की होती है। ये स्तर जो है विद्यार्थियों का 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक का है। अब आते हैं माध्यमिक स्तर, जिसको 9वीं से 10वीं क्लास तक का माध्यमिक स्तर होता है। और फिर उसके बाद में आता है उच्च माध्यमिक स्तर, जो 11वीं से 12वीं क्लास तक का होता है, ये उच्च माध्यमिक स्तर होता है। तो ये जितने भी है शिक्षण के उद्देश्य नहीं, ये शिक्षण के उद्देश्य होने के साथ साथ शिक्षण के विधियों के स्तर भी है। शिक्षण के जो विद्यार्थी के स्तर है वो विद्यार्थी के विभिन्न स्तर होते हैं। ये सारी चीजें जो 4-5 जो है विद्यार्थी के स्तर है। अब आते हैं शिक्षण विधियों के अंतर्गत।
मैंने जैसे आपको बताया था, अपन पढ़ेंगे आज गद्य शिक्षण विधियां। गद्य शिक्षण विधियों के पहले जैसा कि मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि गद्य क्या होता है। अभी गद्य के विषय में कल हमने पढ़ा था, कल हमने जो परिचय में पढ़ा है तो वो एक हिंदी भाषा का परिचय था। आज हम जो है गद्य शिक्षण विधियों के विषय में पढ़ रहे हैं। जैसा कि गद्य शिक्षण विधियां हैं, उस गद्य शिक्षण विधियों में सबसे पहले गद्य की हम परिभाषा पढ़ेंगे, गद्य शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम उसके विषय में जानेंगे, फिर उसके बाद में उसकी जो है शिक्षण सूत्र होते हैं, शिक्षण विधियां होती है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण विधियां, गद्य शिक्षण विधियां का पहले सबसे गद्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति। संस्कृत के गद धातु से बना है। अब संस्कृत के गद धातु से बना है, ये जो संस्कृत गद्य शब्द है संस्कृत गद धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट। गद्य का शब्द शाब्दिक अर्थ है स्पष्ट, स्वच्छता और निर्मलता है, जिसको गद्य को अंग्रेजी में प्रोस कहते हैं। गद्य को अंग्रेजी में प्रोस कहते हैं, ये भी लैटिन भाषा का है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, तो अंग्रेजी में इसको प्रोस कहते हैं। अब आते हैं दूसरा गद्य शब्द। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। गद्य को एक सूत्र भी आता है, ये श्लोक भी आता है कि गद्य को कवियों की कसौटी कहते हैं। ये एक सूत्र है और श्लोक भी मान सकते हैं इसको, सूत्र के द्वारा श्लोक भी माना जा सकता है। हम इसको सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो भी ठीक है, श्लोक के माध्यम से भी पढ़ेंगे तो भी ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं गद्य कविनाम निक्षम वदंती। गद्य कवियों की कसौटी है। क्यों? क्योंकि गद्य बहुत कठिन होता है। गद्य और पद्य दोनों चीजें बहुत कठिन है। गद्य साहित्यिक रचना ज्यादा होती है, सौंदर्यात्मक रचना ज्यादा होती है, भाववाचक संज्ञा ज्यादा होती है, तो गद्य के अंदर जो है भावनाएं ज्यादा आती है, तो इसलिए गद्य कवियों की कसौटी है। गद्य जो कवियां हैं, जो कवि होते हैं गद्य के, कोई छोटे मोटे कवि नहीं होते हैं, वो उन्होंने कवियों की कसौटी है। जो गद्य भाग है कवियों की कसौटी कहा गया है, चरम सीमा कहा गया है, कवियों की चरम सीमा है ये गद्य भाग। क्योंकि गद्य के अंदर जो है जो इनकी रचनाएं होती है गद्य की, जो बहुत कठिन रचनाएं होती है, क्योंकि गद्य में ऐसे ऐसे वाक्य भी होते हैं जो पूरे के पूरे मिले हुए रहते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इन विस्तृत वाक्य भी होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए जो है कवियों की कसौटी है गद्य भाग, इसलिए कवियों की कसौटी कहा गया है। उसके अंदर भी गद्य कवियों की कसौटी है, उसके अंदर भी निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध जो वाक्य होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि गद्य की रचना बहुत कठिन होती है, क्योंकि गद्य के अंदर जो है भाव सौंदर्य ज्यादा होता है, उसके अंदर रीति चीजें होती है, रीति विज्ञान होता है, उसके अंदर ही हमें ध्वन्यात्मक विज्ञान होता है, उसके अंदर भाववाचक संज्ञा होती है, भावनाएं ज्यादा होती है, संवेदनाएं ज्यादा होती है, तो इन चीजों में रस ज्यादा होते हैं। गद्य भाग में रस मिलते हैं, छंद में इसमें ही रस मिलते हैं, भाव मिलते हैं, संवेदनाएं मिलती है, तो इन चीजों गद्य भाग में सारी चीजें मिलती है, इसलिए गद्य कवियों की कसौटी है। गद्य कवि बनना आसान नहीं है, क्योंकि गद्य कवि जो होते हैं वो गद्य वाक्य जब रचना करते हैं तो उसके अंदर भावनाएं डालते हैं, उसके अंदर संवेदनाएं डालते हैं, उसके अंदर और भी कई चीजें, उसके अंदर जो है भाव सौंदर्य ज्यादा डालते हैं, सौंदर्यात्मक चीजें ज्यादा डालते हैं, तो इसलिए गद्य के एक वाक्य जो होता है एक लाइन के अंदर ही पूरी बनाई जाती है, तो इसलिए कवियों के लिए गद्य बहुत कसौटी है, क्योंकि कवियों के लिए बहुत गद्य की कसौटी है, तो इसलिए इसको इस श्लोक माना गया गद्य कविनम निक्षम वदंती। आगे हम बढ़ते हैं कि गद्य हिंदी साहित्य की वह विद्या है जिसमें छंद अलंकार की जरूरत नहीं, इसमें छंद नहीं होते हैं, अलंकार नहीं होते, लय नहीं होता, गति नहीं होती है, आदि का निर्वाह करना आवश्यक नहीं है। इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य में के अंदर गद्य जो भाग रहता है साहित्यिक भाग, तो उसके अंदर ना छंद की आवश्यकता है, ना अलंकार की आवश्यकता है, ना लय की आवश्यकता है, ना ही गति की आवश्यकता है। क्योंकि जब पद्य की रचना होगी तब इन चीजों की आवश्यकता होती है, छंद की आवश्यकता होती है, अलंकार की आवश्यकता होती है, जो पद्य रचना होती है। गद्य रचना में इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन गद्य रचना में जैसा कि मैंने आपको बताया गद्य कविनम निक्षम वदंती जो श्लोक बताया था, उस श्लोक के माध्यम से यह है कि गद्य कवियों की कसौटी है, क्योंकि गद्य रचना करना कोई आसान नहीं है, गद्य की किताबें बनाना कोई आसान नहीं है, क्योंकि गद्य के अंदर जो ऐसी ऐसी चीजें भी होती है जो एक वाक्य की चीज एक लाइन के अंदर मानी गई है। जो संस्कृत के अंदर जो सूत्र होते हैं जो एक लाइन के अंदर बनाए गए हैं, पूरा का पूरा वाक्य जो है एक लाइन के अंदर आ जाता है, तो वैसे गद्य का भाग भी ऐसा ही है, गद्य के भाग में एक लाइन के अंदर पूरा वाक्य आ जाता है। तो ये कवियों की कसौटी है, जिसको कवियों की चरम सीमा बताया गया गद्य भाग को। इसके अंदर गद्य भाग के अंदर हमें छंद की आवश्यकता नहीं है, अलंकार की आवश्यकता नहीं है, न इसमें लय की जरूरत है, हमारे को राग गाना है, राग की भी इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, और इसके अंदर गति, इसके अंदर रुकना ठहरना जितना भी चीजें हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। और गद्य में तथ्यों विचारों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों
प्रस्तुत किया जाता है, हम जो का त्यों उसको लिख सकते हैं, मतलब एक लाइन में ही सारी चीजें लिख सकते हैं। गद्य भाग ऐसा है जिसको एक लाइन में ही लिखा जा सकता है, और दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग गद्य के रूप में किया जाता है। चौथा यह है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। जो आधुनिक काल है उसको गद्य काल कहते हैं, जो आधुनिक काल में गद्य की रचनाएं ज्यादा है। आगे हम बढ़ते हैं कि गद्य काल में हिंदी गद्य की विविध विधाओं का विकास हुआ है, जैसे कहानी का विकास हुआ आधुनिक काल में कहानी का विकास हुआ है, और उपन्यास का विकास हुआ है, निबंध का विकास हुआ, जीवनी का विकास हुआ, आत्मकथा का विकास हुआ, रेखा चित्र का विकास हुआ, यात्रा वृत्तांत इत्यादि की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें बन रही है। ये जो है आधुनिक काल की चीजें हैं। ये जितनी भी चीजें बताई गई है आधुनिक काल के विषय में बताई गई जो अभी चल रही है, आधुनिक काल या फिर आधुनिक समय जिसको बोल सकते हैं। अब गद्य की जो परिभाषा दी गई है, ये दोनों जो है परिभाषाएं विश्वनाथ क्या कहते हैं, दंडी क्या कहते हैं, गद्य के विषय में जो परिभाषा बताई गई है, जैसा कि पहले गद्य कविनम निक्षेप एक सूत्र आता है। इस सूत्र ने तो ये बता दिया गद्य कवियों की कसौटी है, कवियों की चरम सीमा है, आखिरी सीमा जो है कवियों की गद्य भाग है। तो अब विश्वनाथ क्या कहते हैं गद्य के विषय में कि छंदबंधहीन शब्दार्थ योजना को गद्य कहते हैं, जिसके अंदर छंदबंध की आवश्यकता नहीं है। जिस शब्द के अंदर छंदबंध की आवश्यकता नहीं है, न तो लय की आवश्यकता है न गद्य की आवश्यकता है, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम गद्य भाग में राग में से गावें, राग में गाने की आवश्यकता नहीं है, न तो उसमें छंद की जरूरत है जिसके द्वारा हम छंद के माध्यम से गाते, न ही गद्य भाग में अलंकार की जरूरत है। तो विश्वनाथ भी यही कह रहे हैं कि छंदबंधहीन शब्दार्थ योजना को गद्य कहते हैं, मतलब उसमें छंद की आवश्यकता नहीं है, और शब्दार्थ योजना को हम गद्य भाग कहेंगे। जिसमें राग की आवश्यकता नहीं है, उस शब्दार्थ भाग को गद्य कहते हैं। तो इसका मतलब विश्वनाथ ये कह रहे हैं कि वो शब्दार्थ जो भाग है उसको हम गद्य कहते हैं। अब आगे दंडी क्या कह रहे हैं, दंडी ये कह रहे हैं कि जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं, छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं, छंद बंध जो है इसके अंदर मात्राओं के भी बंधन नहीं होते हैं, उसे गद्य कहते हैं। मतलब गद्य भाग में भी दंडी भी ये बोल रहे हैं, विश्वनाथ भी ये बोल रहे हैं कि जिसके अंदर न राग की आवश्यकता है, न अलंकार की आवश्यकता है, न ही छंद की आवश्यकता है, न गति की आवश्यकता है। तो इन तीनों चारों चीजों की इस गद्य भाग में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गद्य भाग सटीक ज्ञान है, जिसको गद्य भाग को सटीक लिख सकते हैं हम, एक लाइन के अंदर पूरा वाक्य बना सकते हैं, उसको एक लाइन में जोड़ सकते हैं। तो वही गद्य भाग होता है जिसके अंदर राग की आवश्यकता नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो विश्वनाथ और दंडी भी यही कह रहे हैं जिसके अंदर छंद की कोई आवश्यकता नहीं है, वो गद्य भाग होता है। आगे हम बढ़ते हैं। गद्य शिक्षण की विभिन्न विधाओं के शिक्षण के लिए अनेक विधाएं हैं। अब ये विधाएं बताई गई है, पहला है इकाई विधि, दूसरा है अनुकरण विधि, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि, चौथा है व्याकरण विधि, पांचवा है अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि एक हो गई है, पांचवा भाषा संसर्ग विधि, और छठा है प्रश्नोत्तर विधि। तो ये जितनी भी विधियां आपको बताई गई है, ये जो विधियां हमारे आती है जो गद्य भाग में आती है, इकाई विधि हमारे गद्य भाग में, अनुकरण विधि हमारे गद्य भाग में है, प्रत्यक्ष विधि हमारे इस भाग में है गद्य भाग में, व्याकरण अनुवाद विधि भी है, और भाषा संसर्ग विधि भी है, और प्रश्नोत्तर विधि है। जैसा कि इन नाम से हमें पता चल रहा है कि ये विधि क्या कहना चाह रही है, हमें गद्य भाग के नाम से पता चल रहा है कि विधि क्या कहना चाहती है, इकाई विधि क्या करना चाहिए, अनुकरण विधि क्या कहना चाह रही है हमें। अनुकरण विधि ये होता है तो अध्यापक का छात्र जो है अनुकरण कर रहे, मतलब उसको फॉलो करते हैं, वो अनुकरण विधि कहलाती है। अब प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं, जो प्रत्यक्ष चीजें हैं उसको प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। प्रत्यक्ष भाग में यदि पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक विधि कहलाएगी, प्रत्यक्ष भाग में शामपट्ट है तो शामपट्ट विधि हो जाएगी, प्रत्यक्ष भाग में जो भी चीजें प्रत्यक्ष में है, सामने जो चीज रखी गई है उसको प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। अब आता है चौथा व्याकरण अनुवाद विधि। अब व्याकरण अनुवाद विधि उसको कहते हैं कि व्याकरण के भाग को अनुवाद करके बताना, तो वो व्याकरण अनुवाद विधि कहलाएगी। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये विधि क्या हमें क्या कहना चाह रही है, तो व्याकरण अनुवाद विधि का मतलब यह है कि व्याकरण का अनुवाद करना। तो हमारे सामने यही है कि इसका साफ शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, हम इसको समझ रहे हैं कि व्याकरण का अनुवाद करना व्याकरण विधि कहलाती है। अब भाषा संसर्ग विधि, अब भाषा संसर्ग का मतलब होता है भाषा के अंदर व्याकरण को बताना। भाषा संसर्ग मतलब
भाषा के अंदर व्याकरण को बताना भाषा संसर्ग विधि है। अब जैसा प्रश्नोत्तर विधि दी गई है, अब प्रश्नोत्तर विधि साफ इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। इस प्रश्नोत्तर विधि से हम समझ में आ रहा है कि हमें कि प्रश्न और उत्तर दो चीज इसमें दी गई है। प्रश्न और उत्तर के मतलब प्रश्नोत्तर विधि उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर जाना जाता है, जिसके अंदर अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा और छात्र उसका उत्तर देगा, तो वह प्रश्नोत्तर विधि कहलाएगी। अब आते हैं गद्य शिक्षण विधियों के चरण निम्नलिखित है। गद्य शिक्षण विधियों के चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण आता है वाचन, दूसरा आता है व्याख्या, तीसरा आता है पृष्ठ पोषण और चौथा होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का टॉपिक अपन विस्तृत तौर से बाद में पढ़ेंगे। जो मूल्यांकन होता है इसका एक अलग ही टॉपिक है मूल्यांकन का, जो हम उसको बाद में अध्ययन करेंगे पूरा। आगे हम बढ़ते हैं गद्य शिक्षण विधियों के उद्देश्य। उद्देश्य जैसा कि लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य को बोलते हैं गद्य शिक्षण विधियों के लक्ष्य क्या है। अब गद्य शिक्षण विधियां क्या बताना चाहिए, छात्र में क्या परिवर्तन करना चाहिए, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहती है तो क्या परिवर्तन करना चाहिए छात्र के अंदर, तो हम ये जानते हैं गद्य शिक्षण क्या छात्रों के अंदर परिवर्तन कर रही है। पहला है छात्रों की रचना शक्ति को बढ़ा रही है, कल्पना शक्ति को बढ़ा रही है और आलोचना शक्ति को बढ़ा रही है, और तार्किक शक्ति जो लॉजिक है उसका वो भी बढ़ा रही है। दूसरा ये आता है छात्रों में मौन वाचन को विकसित करने के लिए यह विधि प्रयोग की गई है, गद्य शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। छात्र मतलब मौन रहे और उसको समझे, छात्र की कल्पना शक्ति बढ़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो लक्ष्य है वो ये होता है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि, यानी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होना, यानी वोकेबुलरी की वृद्धि हो रही है। उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं भाषा के अंदर, भाषा के अंदर जो है गद्य शिक्षण में शब्द भंडार की वृद्धि हो रही है। अब आता है चौथा, छात्रों को लिपि का ज्ञान कराना। अब लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मुख्य है लिपि, जैसा कि कल हमारे उसमें आया होगा, हमने जो कल अध्ययन किया था, हमने कल ऑनलाइन में पढ़ा था लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि, उससे लिपि यहां पर भी मैं बता देता हूं आपको, लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा के अंदर, लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिपि वाला, लिखने की विधि को, ये भाषा के अंदर बहुत ही मूल रूप है। लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं, ये बहुत मूल है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट बना करके आपको इसका अर्थ समझा दिया है लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा के अंदर, मूल भाव मूल रूप है। तो गद्य के अंदर भी लिपियां होती है, गद्य भाग को सॉफ्टवेयर में परिवर्तित करना है तो लिपियों का बहुत प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं शब्दों वाक्यों का हाव भाव विराम चिन्ह आदि के आधार पर वाचन की योग्यता का विकास करना। तो इसको हाव भाव विराम चिन्ह इत्यादि जो लगते हैं, जो चिन्ह लगते हैं, उनके आधार पर वाचन की योग्यता का विकास करना, ये इतने इसके लक्ष्य है। जितने भी लक्ष्य बताए हैं गद्य शिक्षण के, जितने भी पूरे पूरे लक्ष्य हैं, चाहे वो रचना शक्ति हो, कल्पना शक्ति हो, आलोचना शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, चाहे उसकी चिंतन शक्ति हो, जितने भी ये जो शक्तियां हैं वो जो है छात्र को मिल रही है, छात्र उसमें गद्य भाग से सीख रहे हैं इन शक्तियों के माध्यम से। आगे हम बढ़ते हैं, छात्रों में देश, जाति, धर्म के प्रति आदर का भाव विकसित करना। अब हिंदी भाषा, हम भाषा शिक्षण का उद्देश्य हमारा क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, उद्देश्य हिंदी भाषा शिक्षण का यह है कि देश में का विकास करना है, हमें जाति का विकास करना है, धर्म के प्रति आदर का सम्मान करना है, हमें धर्म का आदर करना है और बड़ों के प्रति सम्मान करना है, यह बता रही है शिक्षण विधि। अब आते हैं स्वाध्याय की आदत विकसित करना। अब हिंदी भाषा जो का उद्देश्य क्या है कि स्वाध्याय की आदत विकसित करना, स्वाध्याय की आदत डालना। अब आते हैं भाषा तत्वों का ज्ञान करना। भाषा तत्व कौन कौन से होते हैं? भाषा के तत्व, ये तत्व है तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाषा के तत्व आते हैं संधि पहला, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय और पांचवा शब्द रचना इत्यादि जो चीजें व्याकरण की वो भाषा तत्व में आती है। भाषा तत्व को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि भाषा तत्व बहुत जरूरी है, भाषा को सीखने के लिए इन तत्वों की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं उद्देश्य के अंदर, फिर उसके बाद में आता है पठन तथा वाचन कौशल का विकसित करना। अब ये दोनों जो कौशल है ये भी है, दोनों पठन और वाचन कौशल जिसको बोलते हैं पठन और भाषण कौशल, ये दोनों कौशलों का विकसित करना, दो कौशलों को विकसित करने की विधि है या उद्देश्य है। का विकास करने का उद्देश्य है, ये जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि पठन कौशल और वाचन कौशल को विकसित करना यानी इसको बढ़ाना। आगे आते हैं गद्य शिक्षण में मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का अर्थबोध एवं का सही प्रयोग करना इत्यादि जो है मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, जितने भी है उसका अर्थबोध और ज्ञान करना, ये सब भाषा शिक्षण के उद्देश्य है, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अब हम आते हैं शिक्षण विधियों के अंदर। अब गद्य शिक्षण विधियों की क्या विधियां है, अब हम आगे बढ़ते हैं गद्य शिक्षण की विधियां। यहां पर शिक्षण सूत्रों का बड़ा प्रयोग किया जाएगा।
जितने भी हमने शिक्षण सूत्र पढ़े हैं उसका प्रयोग यहीं पर ही होता है सबसे ज्यादा। अब हम करते हैं गद्य शिक्षण की विधियों। उपन्यास विधि, कहानी, नाटक, निबंध आदि का सभी प्रकार शिक्षण सर्वप्रथम वाचन से शुरू होता है। वाचन दो प्रकार का होता है, स्वस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। जो स्वस्वर वाचन जो हम बोल रहे हैं वो स्वस्वर है, मौन वाचन जो चुपचाप होकर के पढ़ रहे हैं वो मौन वाचन है। गद्य शिक्षण विधियां, अब जैसा कि हम विधियां पढ़ रहे हैं, विधियों में अर्थकथन विधि जैसा कि नाम से दिख रहा है, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र प्रदर्शन विधि, अनुकरण विधि और प्रत्यक्ष विधि। जैसा कि गद्य शिक्षण में ज्यादा कठिन विधियां नहीं है, सभी सरल विधियां है। एक तो अर्थकथन विधि, अर्थकथन वह विधि होती है जिसमें शब्द का अर्थ हमें समझ में आ रहा है, उसके शब्द का अर्थ हम समझ रहे हैं, वो अर्थकथन विधि हो जाएगी। व्याख्यान विधि, हम किसी टॉपिक पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो व्याख्या विधि। जैसे शाब्दिक अर्थ इनके विधियों के शब्द से पता चल रहा है हमें। प्रश्नोत्तर विधि, जिस विधि के अंदर हम प्रश्न और उत्तर पूछ रहे हैं। चित्र प्रदर्शन विधि, जिस चित्र के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछ रहा। अनुकरण विधि, छात्र जो है अध्यापक अनुकरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं छात्र अध्यापक को। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष के माध्यम से जो भी सामग्रियां हैं उस प्रत्यक्ष के माध्यम से हम सीखना, प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। अब इसका विस्तृत तौर से अध्ययन करते हैं। अर्थकथन विधि, पहली विधि अर्थकथन विधि। इस विधि में पाठ पढ़ाते समय जो भी कठिन शब्द आते हैं उनका अर्थवाचन के साथ पढ़ाया जाता है, उसका अर्थवाचन साथ में ही कराया जाता है, तो अर्थकथन विधि हो गई। हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका अर्थ भी साथ के साथ बताएं, तो अर्थकथन विधि, चाहे वो उसका अर्थ कोई सा भी हो सकता है। व्याख्यान विधि जैसे बताएं कि इस विधि में वाचन के साथ साथ कठिन शब्दों का अर्थ भी बताया जाता है, वो व्याख्या विधि कहलाती है। और पैराग्राफ के माध्यम से पाठ का ज्ञान कराया जाता है, इसमें प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। पैराग्राफ का माध्यम से पाठ का ज्ञान कराया जाता है, तो ये व्याख्यान विधि ऐसी है कि इस विधि के माध्यम से हम जो है पहले व्याख्या करते हैं, पूरे गद्य भाग को पढ़ते हैं, गद्य भाग को पढ़ने के बाद उसकी व्याख्या करके फिर उसका अर्थ बताते हैं, तो कठिन शब्दों को भी उसका कठिन शब्दों का भी अर्थ बता देते हैं, तो व्याख्यान विधि है। हम जैसे शब्दार्थ पढ़ते हैं, शब्द का अर्थ बताना। फिर उसके बाद में चित्र प्रदर्शन विधि। चित्र प्रदर्शन विधि कहते हैं कि इस विधि के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें चित्रों का प्रदर्शन करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, चित्रों का प्रदर्शन करके प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्रों का प्रदर्शन करके प्रश्न अध्यापक प्रश्न पूछता है चित्रों का प्रदर्शन करके, और यह विधि जो है प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है, क्योंकि प्राथमिक स्तर में इस विधि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है कि छात्र जो है उस वक्त व्याख्या विधि नहीं समझ पाते हैं, अनुकरण नहीं कर पाते, उस वक्त केवल बस ये जान सकते हैं कि उसको चित्र उनके बच्चों के सामने दिख गया तो चित्र के माध्यम से वो सीख लेते हैं, तो इसलिए प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है ये चित्र प्रदर्शन विधि। आगे हम बढ़ते हैं। गद्य शिक्षण में विधियों में सम्मिलित विधाएं, अब जैसे निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, नाटक और अन्य इत्यादि ये चीजें हैं, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे। निबंध का बहुत बड़ा योगदान है, निबंध है तो उसमें ही हम सारी चीजें समझेंगे। निबंध शिक्षण, निबंध शिक्षण के अंदर निबंध का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निबंध के टुकड़े कैसे होता है, नी प्लस बंध, नी प्लस बंध, जिसका शाब्दिक अर्थ यह है विशेष रूप से बंधा हुआ। नी मतलब विशेष रूप से, नी का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से। नी उपसर्ग है, बंद शब्द है, तो नी उपसर्ग का मतलब होता है विशेष रूप से, नी का मतलब होता है विशेष रूप से, और बंद एक शब्द है मतलब विशेष रूप से बंधा हुआ, विशेष रूप से बंधा हुआ निबंध होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी चुने हुए प्रकरण को विशेष प्रकार से विचारों के साथ प्रकट करना, एक बदले हुए रूप में विचार प्रकट करने का प्रयत्न निबंध कहलाता है। इसके 3 अंग होते हैं। अब इसके 3 अंगों कौन कौन से, तो आरंभ यानी प्रस्तावना बताना पहला, दूसरा विषय वस्तु बताना मध्य, और अंत जिसके अंत में सारांश बताना, निष्कर्ष निकालना, वो अंत होता है। तो निबंध के हम इसमें प्रस्तावना बताते हैं, प्रस्तावना जैसे बताते हैं हम प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके बाद में मध्य में विषय वस्तु बताते हैं, विषय वस्तु, और लास्ट में निष्कर्ष जो अंत होता है निष्कर्ष से होता है। तो निबंध के प्रयोग है, ये निबंध के जितने भी प्रयोग है ये निबंध के प्रयोग बताए गए हैं। तो निबंध जो शिक्षण है, निबंध का शाब्दिक अर्थ पहले हम जानेंगे। नी प्लस बंध है, उत्पत्ति अपने करी है कि नी मतलब नी उपसर्ग है, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है विशेष रूप से। बंध का मतलब होता है कि बंधा हुआ, विशेष रूप से बंधा हुआ निबंध कहलाता है। तो निबंध में हमने पढ़ा है 3 प्रकार के हम निबंध को बना सकते हैं।
3 प्रकार से निबंध बनाया जाता है और बना सकते हैं। हम पहला आरंभ बनाएंगे, मतलब जिसके अंदर प्रस्तावना डालेंगे, फिर उसके बाद में हम मध्य बताएंगे, मध्य की चीज बताएंगे, विषय वस्तु डालेंगे, विषय वस्तु को हम बताएंगे, फिर उसके बाद में अंत बताएंगे, अंत मतलब उसका निष्कर्ष बताएंगे। तो इस प्रकार से निबंध बनाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। शिक्षण विधियां, निबंध शिक्षण विधियां कौन कौन सी है? निबंध की शिक्षण विधियां पहले आती है मंत्रणा विधि। पहले हम मानेंगे तो मंत्रणा विधि, जिसके अंदर मंत्रणा की जाती है, परामर्श दिया जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं परामर्श, परामर्श विधि भी कह सकते हैं इसको, मंत्रणा विधि यानी परामर्श विधि। दूसरा है अनुकरण विधि। जैसा कि अनुकरण से पता चल रहा है कि हम छात्र जो है अध्यापक का अनुकरण करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि यानी प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर पूछा जाता है। प्रवचन विधि जिसकी व्याख्या की जाती है, प्रवचन विधि को व्याख्या विधि भी कह सकते हैं। दूसरा इसका व्याख्या विधि भी नाम हो सकता है, व्याख्या विधि। जैसा कि चारों विधियां हैं, प्रवचन विधि यानी व्याख्या विधि। तो मंत्रणा विधि है, परामर्श विधि। मंत्रणा, हम किसी चीज को परामर्श दे रहे हैं, चाहे किसी भी चीज से परामर्श दे सकते हैं। परामर्श विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम जो मंत्रणा करते हैं, हम छात्र को परामर्श देते हैं कि इस तरीके से पढ़ने से उसको ऐसा ज्ञान होगा, इस लाइन को पकड़ने से उसका वैसा ज्ञान होगा। तो ये हिंदी भाषा की मंत्रणा विधि एक ऐसी विधि है जो हम हिंदी भाषा में उसको परामर्श दे सकते हैं छात्र को। यदि वह हिंदी जानता है तो इस हिंदी के माध्यम से हम छात्र को जो है अच्छी तरीके से परामर्श दे सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसका परामर्श का इंग्लिश में नाम है कि काउंसलिंग करना। अब छात्र को काउंसलिंग कैसी चाहिए? छात्र हो सकता है कि एजुकेशन काउंसलिंग चाहता है, मतलब एजुकेशन के विषय में चाहता है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उसको परामर्श देना, एक पहला पॉइंट ये है। और सेकंड पॉइंट है क्लिनिकल के क्षेत्र में उसको परामर्श देना, जिसको बोलते हैं क्लिनिकल काउंसलिंग। क्लिनिकल काउंसलिंग में ये होता है उसको नैदानिक प्रक्रिया मत बताई जाती है जो डॉक्टर के विषय में होती है। तो डॉक्टर जो है जो मरीज है उसको जो है परामर्श देता है। और तीसरी काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग होती है जिसके अंदर ये दो चीजें हो गई, उसके बाद में उसको फैमिली काउंसलिंग भी हो सकती है। हो सकता है कि फैमिली काउंसलिंग की भी उसमें हो सकती है, जो परिवार काउंसलिंग कहलाती है। तो इस तरीके के परामर्श की ये श्रेणियां हैं, इस श्रेणियों के माध्यम से परामर्श दिया जाता है। हम पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियां, यानी भाषा पढ़ रहे हैं, तो भाषा के अंदर परामर्श दिया जाता है केवल शैक्षिक परामर्श, जिसको बोलते हैं शिक्षण परामर्श देना। शिक्षण के विषय में परामर्श दिया जाता है, शिक्षण के विषय में उसको कैरियर के विषय में परामर्श दे सकते हैं, चाहे शिक्षण में भी परामर्श दे सकते हैं। तो ये परामर्श विधि है। अनुकरण विधि दूसरी वाली। अब दूसरी वाली अनुकरण विधि में क्या है? छात्र जो है अध्यापक का अनुकरण करते हैं, अध्यापक से सीखते हैं। तो छात्र अध्यापक जैसा बताता है उसको वैसे फॉलो करते हैं छात्र। तो ये अनुकरण विधि होती है जिसको फॉलो करना किसी चीज को। प्रश्नोत्तर विधि, जैसे तीसरी विधि है प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर विधि, इसके हिसाब से शाब्दिक अर्थ निकल रहा है प्रश्नोत्तर से कि छात्र को अध्यापक प्रश्न पूछता है, अध्यापक फिर उत्तर भी पूछता है छात्र से, प्रश्न पूछने के बाद उससे उत्तर भी पूछता है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है जिसके अंदर उसका शारीरिक मानसिक विकास भी होता है। अब आते हैं प्रवचन विधि। प्रवचन विधि एक ऐसा विधि होती है जिसके अंदर एक टॉपिक के ऊपर वो प्रवचन देता है, ये व्याख्या करता है, वो प्रवचन विधि कहलाती है। तो एक टॉपिक पर जो है अध्यापक उस टॉपिक पर बहुत विस्तृत तौर से बताता है, अध्यापक उसमें व्याख्या करता है, तो व्याख्या विधि हो गई, प्रवचन विधि हो गई। आगे हम विस्तृत तौर से इसको अध्ययन करते हैं। मंत्रणा विधि सबसे पहले ले लेते हैं। मंत्रणा विधि का हम लेते हैं मंत्रणा विधि। मंत्रणा विधि क्या है? निबंध शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है ये वाली मंत्रणा विधि, जिसको परामर्श देते हैं। जैसा कि आगे हम पढ़ते हैं, जब विद्यार्थी रचना के दौरान ही अध्यापक से परामर्श कर रचना करें, अध्यापक से परामर्श कर रचना करें। अब अध्यापक से शैक्षिक परामर्श हो रहा है, इसका मतलब यह है जो मंत्रणा विधि है शैक्षिक परामर्श विधि हो गई। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि परामर्श किसी भी तरीके से हो सकता है, शैक्षिक परामर्श हो रहा है इसमें। इस विधि में शैक्षिक परामर्श दिया जा रहा है। एजुकेशन काउंसलिंग इसको बोलते हैं, एजुकेशन इंग्लिश में बोलेंगे तो एजुकेशन काउंसलिंग। तो ये एजुकेशन काउंसलिंग हो गई, यानी उसको शैक्षिक तौर से अध्यापक जो है छात्रों को परामर्श दे रहा है। इसको मंत्रणा विधि कहते हैं। इस विधि को हम कहेंगे मंत्रणा विधि, इसे अध्ययन प्रणाली भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षण विषय बताकर उन संबंधित पुस्तक पत्रिकाओं को बता सकता है। अब छात्र जैसे अध्यापक जो है
छात्र को परामर्श दे रहा है, चाहे उसको अध्यापक जो है छात्र को बता रहा है कि ये पुस्तक लेने से उसको ये फायदा होगा, बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, हो सकता है कि ये पत्रिका लेवे छात्र और इन पत्रिका के माध्यम से छात्र को लाभ होगा, ये पढ़े, समाचार पत्र जो है ये पढ़े, उसको छात्र को बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस तरीके से लाभ की जो चीजें हैं वो छात्र को बताई जाती है। छात्र को जो है अध्यापक जो है लाभ की चीजें बताता है कि चाहे वो कैसे भी लाभ हो सकता है, उसको पुस्तक के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्र इत्यादि जो चीजें हैं उस चीजों के माध्यम से छात्रों को लाभ होगा। तो उस शैक्षिक परामर्श दिया जाता है जिसमें यह विषय होता है, छात्र उनका अध्ययन कर लेखन कार्य करते हैं। तो इस तरीके जो परामर्श मंत्रणा विधि होती है, जो परामर्श विधि होती है, जो शैक्षिक परामर्श छात्र को दिया जाता है। अब आते हैं अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है कि इस विधि में शिक्षक किसी भी निबंध रचना को कक्षा में सुनाता है। अब कक्षा में निबंध को सुनाएगा, उसके बाद छात्र उसका अनुकरण करेंगे। पहले निबंध को सुनाया जाएगा, उसके बाद में छात्र उनका अनुकरण करेंगे। तो यह अनुकरण विधि होगी। अब आते प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में शिक्षक कक्षा में चित्र प्रस्तुत करता है। सबसे पहले चित्र प्रस्तुत करना, फिर उसके ऊपर प्रश्न उत्तर पूछना। पहले चित्र प्रस्तुत, फिर उसके ऊपर प्रश्न उत्तर पूछना, प्रश्न उत्तर पूछना। तो यह प्रश्नोत्तर विधि है। चित्र प्रस्तुत करता है और उस चित्र से प्रश्नोत्तर करता है। तो प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण निबंध को मौखिक एवं लिखित रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत कर देता है। तो अध्यापक जो है प्रश्न पूछता है, तो चित्र के माध्यम से पूछता है। तो प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी, जैसा मैंने बताया, चित्र विधि जो होती है प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि होती है। तो प्रश्नोत्तर विधि प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के हेतु भी उपयोगी विधि है। इसमें मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। आगे हम पढ़ते हैं प्रवचन विधि, जिसको बोलते हैं व्याख्या विधि। व्याख्या विधि आगे हम पढ़ते हैं कि यह विधि माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है और उच्च माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है। प्रवचन विधि बड़े जो क्लासें हैं उन क्लासों के लिए जो है व्याख्या विधि सर्वोपरि विधि है, क्योंकि इसके अंदर एक अध्यापक जो है एक टॉपिक पर बहुत बड़ी व्याख्या देता है। उस व्याख्या के माध्यम से जो बड़े बच्चे हैं वो जल्दी सीख लेते हैं। व्याख्या के माध्यम से विस्तृत तौर से विवेचन किया जाता है, जो विवेचन से वो सीख लेते हैं, क्योंकि उनके मानसिक शक्ति का विकास होता है और उनकी मानसिक शक्ति के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी होता है और नैतिक विकास भी होता है। तो इस विधि उपयोगी विधि है और इस विधि में अध्यापक प्रवचन देता है, मतलब व्याख्या करता है और बालक सुनकर निबंध लिखना सीखते हैं। अब आते हैं हम गद्य शिक्षण की पाठ योजना। अब ये पाठ योजना में से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। जिस तरह से गद्य शिक्षण में से एक क्वेश्चन पुटअप होता है, पाठ योजना में से एक क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये जो गद्य शिक्षण हम आज सीख रहे हैं, तो इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन पुटअप जरूर होते हैं। तो पाठ योजना में से भी पुटअप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठ योजना आपको आनी चाहिए। पाठ योजना में से एक क्वेश्चन पुटअप जरूर होता है। तो इसके माध्यम से हमने जो गद्य योजना आज हमने पढ़ी है, गद्य शिक्षण योजना, शिक्षण सूत्र में से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए जितने भी विधियां हैं वो शिक्षण सूत्र के माध्यम से पूरी हो सकती है। तो हम पाठ योजना में आते हैं। तो पाठ योजना में सबसे पहले सामान्य उद्देश्य होता है, फिर दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है, तीसरा सहायक सामग्री होता है, चौथा पूर्व ज्ञान होता है, पांचवा आदर्श पाठ होता है, छठा प्रस्तावना होती है, सातवां प्रस्तुतिकरण होता है, आठवां अनुकरण होता है, नौवां मौन वाचन होता है और 10वां गृह कार्य होता है। तो इस तरीके से हम जो है पाठ योजना प्रस्तुत करते हैं। तो पाठ योजना अध्यापक इस तरीके से बनाता है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो इस तरीके से पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण को सर्वोपरि और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। तो ये जो गद्य की पाठ योजना है, ये सिर्फ गद्य की पाठ योजना है। इस माध्यम से गद्य को प्रस्तुत किया जाता है, गद्य को, शिक्षण को महत्वपूर्ण बनाया जाता है, शिक्षण का अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता है। जो तैयारी की जाती है तो इस पाठ योजना के माध्यम से तैयारी की जाती है, जो शिक्षण को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये गद्य की पाठ योजना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और इसके पहले जितने भी मैंने आपको चीजें बताई है वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। तो आज हमने जो है गद्य शिक्षण विधियां पढ़ी है। आज के लिए हमने सारी चीजें बताई है, जिसमें शिक्षण सूत्र आपको जानना बहुत जरूरी है। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से हम शिक्षण विधियों को समझ सकते हैं, क्योंकि हर शिक्षण विधियों का एक कोई ना कोई सूत्र होता है। हर शिक्षण विधियों का कोई ना कोई सूत्र होता है। तो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से शिक्षण विधियों को हम समझ सकते हैं। और शिक्षण विधियों में हमने जो आज गद्य शिक्षण विधियां पढ़ी है, और शिक्षण विधियों में उसका पहले हम शाब्दिक अर्थ जाने, हम विस्तृत तौर से पढ़ने से पहले हम उसका शाब्दिक अर्थ जाने, फिर उसको विस्तार से पढ़े ताकि वो सरलता से पढ़ सकते हैं। और शिक्षण सूत्र के माध्यम से इसके अंदर हमने एक और चीज पढ़ी है, पाठ योजना। तो पाठ योजना में से भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि पाठ योजना में इस क्रम के बाद में कौन सा क्रम आएगा, ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, या इस क्रम के बाद में इसके पहले कौन सा क्रम आएगा। तो पाठ योजना क्रम से हमें याद होनी जरूरी है, क्योंकि रीट एग्जाम में कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि गद्य शिक्षण के अंदर अनुकरण वाचन के पहले कौन से पद आएगा।
अनुकरण वाचन के बाद में कौन सा शब्द आएगा, तो यह पाठ योजना में पूछा जा सकता है। तो पाठ योजना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न पुटअप किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो है गद्य शिक्षण विधियां पढ़ी है, इन विधियों को आप पढ़ें और इनको समझें। और इसके पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जो विधियां पढ़ें उसके पहले शिक्षण सूत्रों को जरूर पढ़ें। शिक्षण सूत्रों को पढ़ने से शिक्षण विधियां आ जाएगी, तो इसलिए पहले शिक्षण सूत्रों को पढ़ें फिर शिक्षण विधियों को पढ़ें। आज के लिए हमने पढ़ा है गद्य शिक्षण विधियां। कल आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। फिर गुड बाय।